जय हिंद। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा था, परमाणु और अणु। ठीक है, तो परमाणु का पूरा टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, याद करवाया था कि तत्व और उसके परमाणु क्रमांक और उसके भार कैसे याद करोगे, क्या लॉजिक है। आई थिंक आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अणु के बारे में कि अणु क्या होता है और अणु कितने प्रकार के होते हैं, यानी पूरा अणु का जितना टॉपिक्स है उसको हम कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में। चलिए, तो हेडिंग लिखिए, आपका हेडिंग है अणु। क्या आपका हेडिंग है? अणु। देखिए, अणु क्या है कि किसी भी पदार्थ, क्या चीज? किसी भी पदार्थ। ठीक है, जैसे बोलूंगा आप नोट करिएगा, मैं मोटा मोटा टॉपिक नोट करूंगा। किसी भी पदार्थ में कौन कौन से आ सकते हैं? तो एक हो सकता है आपका तत्व और दूसरा यौगिक। क्या चीज? यौगिक, है ना। तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर ना। किसी भी पदार्थ में तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म मौजूद होते हैं, वे अणु कहलाते हैं। याद हो गया? यानी ऐसे पदार्थ, और क्या है, तत्व और यौगिक पदार्थ में आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और उसके सभी गुणधर्म, यानी पदार्थ के सभी गुणधर्म मौजूद होते हैं, उसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अणु कहते हैं। याद रखिएगा, डेफिनेशन दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यह तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, जिसे क्या कर सकते हैं, जिसे आप, मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? इतना बात याद रखेंगे तो वो क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे कभी पूछ दे कि तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, कण होता है, तो तत्व का सूक्ष्मतम जो कण होता है ना, वो याद रखिएगा परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। और दूसरा अगर आपसे पूछ दे यौगिक का सूक्ष्मतम कण, तो याद रखिएगा यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो होता है आपका अणु होता है। तो ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा कि जो तत्व होता है उसका जो सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु होता है और जो यौगिक होता है उसका सूक्ष्मतम कण अणु होता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, अणु का एग्जाम्पल क्या है। देखिए, एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो जैसे समझिए H2O। क्या है? H2O। तो H2O एक यौगिक है, यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। इसलिए ये H2O भी क्या है? अणु है। तो याद रखिएगा कि जो जितने भी अणु होते हैं ना, वो तत्वों के अणु सूत्र के रूप में होते हैं, के रूप में होते हैं। यानी अगर आपको कोई सूत्र मिल जाए, कोई फार्मूला मिल जाए तत्वों से बना हुआ, जैसे H2O, CO2, H2SO4, है ना, NO2, O3, यानी जितने भी तत्वों से अणु सूत्र के रूप में बने हुए चीजें मिल जाए, वो समझिएगा कि एक अणु ही है। ठीक है, क्या है वो? अणु है। तो जो अणु होता है ना, वो तत्वों के अणु सूत्र के रूप में होते हैं। मतलब कि ये अणु सूत्र अगर आपको दिखाई दे दिया, जैसे H2O एक अणु सूत्र है, तो ये समझिएगा कि ये अणु ही है। क्लियर? और ये यौगिक है। क्यों? क्योंकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण ही क्या होता है?
अणु होता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो H2O हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, है ना, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सभी क्या है आपके अणु है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CO2 है। तो ये जो अणु भी होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ध्यान सुनिए, अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है, पहला को बोलते हैं तत्वों के अणु। क्या बोलते हैं इसको? तत्वों के अणु। और दूसरा होता है यौगिकों के अणु। याद रखिएगा, तो अणु जो है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तत्वों के अणु और दूसरा होता है यौगिकों के अणु। ठीक है, चलिए समझते हैं कि आखिर में तत्वों के अणु क्या कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यौगिकों के अणु क्या कहलाते हैं। देखिए, तत्वों के जो अणु है वो तत्वों के समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आ गया? तत्वों के अणु तत्वों के समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। याद रहेगा इतनी बात। तत्वों के अणु क्या कहलाते हैं? कि तत्वों के अणु तत्व के समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये भी हो गया। दूसरा कह सकते हैं इसी में या केवल तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। क्लियर हो गया ना? आप उसी में पूरा डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि तत्वों के अणु तत्व यानी समान प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? या आप क्या कह सकते हो कि तत्वों के जो अणु होते हैं वो जो है कि मतलब कि तत्वों के अणु जो होते हैं ना केवल परमाणुओं से भी बने होते हैं। क्या होते हैं? केवल परमाणुओं से बने होते हैं। तो ये हो गया हमारा तत्वों के अणु का डिफिनीशन। आप लिख सकते हैं। अब जैसे समझिए, जैसे एग्जांपल तत्वों के अणु में, जैसे देखिए, जैसे हो गया हमारा Cl2। अब देखिए यहाँ पे एक ही तत्व दो बार आया है, इसलिए तत्व के अणु कहलाएंगे। क्लियर? ऐसे ही H2, ऐसे ही O2, N2, ये तत्वों के अणु है। ठीक है, तो ये एक ही तत्व से बने होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको एक शब्द मिलेगा, जैसे समझ में आ गया। अब इस तत्वों के अणु में हम लोग जानेंगे परमाणुकता। क्या जानेंगे? परमाणुकता। ठीक है, देखिए परमाणुकता क्या है। तो जो ये अणु बन रहा है ना, जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, इन अणु की जो संरचना है, इस अणु की संरचना में परमाणुओं की संख्या तत्वों की क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। यानी आप कहिएगा कि अणु की संरचना में, किसकी संरचना में? यौगिकों के अणु की संरचना में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को तत्वों की परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है? तत्वों की परमाणुकता कहलाती है। फिर से सुन लीजिए कि यौगिकों के अणु में, ठीक है, उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? आपका तत्वों की परमाणुकता कहलाती है। क्लियर हो गया? अब ये परमाणुकता कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखिए, प्रकार तो ऐसे नहीं है, लेकिन मैं तीन चार आपको चीजें बताता हूं। देखो, पहला होता है एक परमाणुकता। क्या होता है? एक परमाणुकता। दूसरा होता है द्वि परमाणुकता और तीसरा होता है त्रि परमाणुकता और चौथा होता है चतु परमाणुकता और पांचवा होता है बहु परमाणुकता। क्लियर? समझिए, देखिए नाम लिखा है एक परमाणुकता, यानी जिसके अंदर केवल एक परमाणु होता है वो एक परमाणुकता कहलाते हैं। क्लियर? जिसके अंदर एक परमाणु होते हैं वो एक परमाणुकता कहलाती है। जैसे समझिए, अगर मैंने यहां पे लिख दिया, ध्यान सुनिए, यहां पे मैंने लिख दिया
जो है कि He, हीलियम। तो हीलियम कितने हैं, एक है ना, इसलिए ये एक परमाणुकता है। क्लियर? ऐसे ही आप लिख दीजिए और अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया। और क्या लिख दूं, चलिए आई नहीं लिखूंगा, क्योंकि आई कौन कौन द्विपरमाणु में आते हैं मैं आपको वही याद करा दूंगा। तो पहले देखिए He हो गया, ठीक है, और यहाँ पे Li हो गया, लिथियम हो गया, ये सब किस में आते हैं, एक परमाणुकता में। यानी जिसके अंदर केवल अकेले तत्व आएगा तो हम समझ जाइएगा कि वो सब एक परमाणुकता में आते हैं। किस में आते हैं, एक परमाणुकता में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे समझिए जितने अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैस है ना, अक्रिय गैस जो है हमेशा एक होते हैं, इसलिए ये एक परमाणुकता में होते हैं। किसमें होते हैं, एक परमाणुकता में होती है। चलिए पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं उधर बता सकूं, लिखने में दिक्कत है। चलिए जगह होना चाहिए ना। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया कि एक परमाणुकता क्या है। देखिए उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे इसमें यौगिक के अणु। ठीक है, देखिए तो एक परमाणुकता समझ में आ गया कि जितने भी एक परमाणु वाले हैं उनको आप किसी भी तत्व को अगर एक लिखते हो तो वो सभी एक परमाणुकता में आती है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका आता है द्विपरमाणुकता। क्या आती है, द्विपरमाणुकता। द्विपरमाणुकता का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर दो परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, जिसके अंदर दो परमाणु होते हैं वे द्विपरमाणुकता में आते हैं। जैसे समझिए कि मैंने लिख दिया H2O2 N2 Cl2 I2 Br2। ये याद रखिएगा, जितना भी मैंने दो वाला लिखा है ना, ये सभी आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑक्सीजन कौन सी परमाणुकता है, तो याद रखिएगा द्विपरमाणुकता। हाइड्रोजन द्विपरमाणुकता, नाइट्रोजन द्विपरमाणुकता, क्लोरीन द्विपरमाणुकता, आयोडीन द्विपरमाणुकता और ब्रोमीन द्विपरमाणुकता। ये आपको याद रखना है। या इनके अलावा भी आप याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे CO लिख दिया। अब देखिए ये CO में कितने परमाणु है, तो C एक परमाणु, फिर O एक परमाणु, यानी टोटल हो गए दो परमाणु। तो ऐसे आप दो दो तत्वों को अगर लिख भी लेते हो तो वो भी आपका द्विपरमाणु में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है त्रिपरमाणु। क्या आता है, अब त्रिपरमाणु में कितने परमाणु होंगे, तो आप खुद ही सोचिए। त्रिपरमाणुकता, ठीक है, तो त्रिपरमाणुकता में तीन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। अब देखिए ये ऑक्सीजन में दो था, अगर ऑक्सीजन को मैं तीन कर देता हूं तो ये ओजोन परत हो जाता है। कौन सा, ओजोन परत। ये भी याद रखिएगा, ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस का सूत्र क्या है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो O3 आपको याद रखना है। इसमें तीन हो गए। ऐसे ही आप और लिख दीजिए, जैसे देखिए मैं H2O लिख देता हूं। अब इसमें देखिए H दूगो है, ऑक्सीजन एगो, तो तीन हो गया। ऐसे ही NO2 CO2 है ना, वो सब किस में आते हैं, त्रिपरमाणुकता में। किस में आते हैं, त्रिपरमाणुकता में, जिसमें तीन परमाणु होते हैं। क्लियर। चलिए ऐसे आता है नेक्स्ट चौथा, चतुपरमाणुकता। क्या आता है, चतुपरमाणुकता, यानी जिसके अंदर चार परमाणु होते हैं। कितने, चार परमाणु होते हैं, वो चतु। अब आप ऐसे ही गिन लीजिए, जैसे देखिए मैं लिख देता हूं चार परमाणु वाला। जैसे मैंने लिख दिया H2O2, देखिए H दूगो है, O दूगो है, तो चार परमाणु। ऐसे ही P4। अब देखिए ये आपको याद रखना है कि P को बोलते हैं फास्फोरस। क्या बोलते हैं, फास्फोरस। तो याद रखिएगा जो फास्फोरस होता है, ठीक है, वो फास्फोरस के अंदर चार परमाणु होते हैं, इसलिए फास्फोरस का जो है कि चतुपरमाणुकता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो फास्फोरस होती है वो कौन सा परमाणुकता है, तो याद रखिएगा वो चतुपरमाणुकता है। कौन चीज, फास्फोरस। फास्फोरस को आपको याद रखना है। ऐसे देखिए H2O2, इसमें भी चार हो गए, तो आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बहु। तो ध्यान रखिएगा, इसको हटा दूं। देखिए समझिए बहु क्या होता है। बहु परमाणुकता होता है कि जिसके अंदर जिसमें चार से अधिक परमाणु होते हैं, ना, जिसमें चार से अधिक परमाणु होते हैं उसे बहु परमाणुकता कहते हैं। जैसे समझिए मैंने लिख दिया H2SO4, तो आप देखिए H दूगो है तो दो, और S एक तीन, और O चार, चार तीन सात, टोटल कितने हो गए, सात। तो इसके अंदर कितने परमाणु हो गए, टोटल सात। ऐसे देखिए एक एग्जाम में पूछा गया S8 यानी सल्फर। ये S क्या है, सल्फर। क्या है ये,
सल्फर। तो याद रखिएगा सल्फर कौन सा परमाणुकता है, तो याद रखिएगा सल्फर जो है कि बहुपरमाणुकता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे परमाणु है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया CH4। अब देखिए H 4 गो है और C एगो है, टोटल हो गया 5, तो 5 हो गए, इसलिए आएगा बहुपरमाणुकता में। किसमें आएगा? बहुपरमाणुकता में। तो ये आपको समझ में आ गया कि परमाणुकता क्या है, ठीक है, और अणु क्या है, तत्वों के अणु क्या है। ये तत्वों के अणु के अंतर्गत ये परमाणुकता थी, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो चीजें मैंने बताया याद रखिएगा, ओजोन गैस का O3 होता है, फास्फोरस कौन कितने परमाणुकता वाला है, तो ध्यान रखिएगा चतुर्परमाणुकता वाला, और सल्फर कितने वाला है, तो बहुपरमाणुकता वाला, क्योंकि सल्फर का 8 दिमाग में बैठा लीजिए कि S8। क्लियर? चलिए अगर S8 लिख दिया जाए तो आप याद रखिएगा कि आपको पहचानना कैसे है, ठीक है। तो ये लिखा होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, या बहुपरमाणुकता का एग्जाम्पल पूछ दे और हिंदी में लिखा हुआ ऐसे सल्फर, तो आपको ध्यान रखना है कि सल्फर है उसमें का। क्लियर ना? चलिए तो ये हो गया हमारा तत्वों के अणु। अब चलिए दूसरा देखते हैं यौगिकों के अणु। दूसरा क्या है? यौगिकों के अणु। देखिए यौगिकों के अणु क्या कहता है कि अगर विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में संयोग कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान सुनिए, विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं को निश्चित अनुपात में संयोग कर दिया जाए तो जो बनेगा वही आपका यौगिक के अणु कहलाएंगे। याद रहेगा ना, है ना। यौगिक अणु क्या कहलाता है कि विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के, है ना, विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात को संयोग कर दिया जाए तो क्या बनेगा? यौगिक के अणु बनेंगे। जैसे समझिए, जैसे आप समझिए ध्यान से, जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के मैंने बना दिया H2O। अब देखिए H अलग है, ये भी अलग है, यानी विभिन्न प्रकार के तत्व है, ये तत्व है ना, तत्वों का परमाणु भी कहलाता है, मैंने बताया था। तो विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं को संयोग कर दिया जाए, देखिए जोड़ दिया गया, संयोग करा दिया गया, तो क्या बना? यौगिक के अणु। ऐसे देखिए NH3, ये क्या है? यौगिक के अणु, है ना। आपको समझ में आ गया? तो आप कहोगे सर जी आपने इसमें तो परमाणुकता बताया। देखिए परमाणुकता का मतलब इतना याद रखिएगा कि संख्या, है ना, यानी इसमें कितने परमाणु है। तो देखिए H जो है कि 2 बार आया है तो 2 परमाणु, और यहाँ पे O 2 बार आया तो 2 परमाणु, टोटल 4 परमाणु है, 4 परमाणु है। लेकिन इसमें नहीं पूछा है, इसमें यौगिक के अणु पूछा है। तो देखिए ये NH3 एक सूत्र बना ना, और सूत्र क्या है? अणु ही तो है, जो हमने पीछे ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये यौगिक के अणु हो गए। तो ये आपको याद रखना है, इनका एक निश्चित अनुपात है। देख लीजिए HONH इनका अनुपात है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि NH3 में नाइट्रोजन, है ना, देखिए किससे बना हुआ है? तो ये बना है आपका नाइट्रोजन संबंधे हाइड्रोजन, है ना, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन संबंधे हाइड्रोजन, है ना। यानी याद रखिएगा कि NH3 में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, है ना, द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात, देखिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है ना, तो इनके द्रव्यमान का अनुपात देखिए, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, मैंने याद कराया था पीछे इसीलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नाइट्रोजन का कितना होता है? तो होता है 14। चलिए हाइड्रोजन का कितना होता है? तो 1 होता है, 3 गो हाइड्रोजन है इसलिए 1 गुणे 3, तो हो जाएगा 14, 3 एकम 3, यानी नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात जो होगा N और H का अनुपात वो हो जाएगा 14 संबंधे 3 हो जाएगा। बोलिए सही बात है। ऐसे आपसे पूछ दिया जाए कि H2SO4 में H का, S का और O का अनुपात बता दीजिए, भारों का अनुपात किसका? H का, S का और O का, अलग अलग तत्वों का एक साथ कह के भारों का अनुपात पूछेगा तो क्या करोगे? H दुगो है तो बताइए, H का दुगो है तो H का भार 1 होता है ना, तो 1 गुणे 2, फिर संबंध है S का कितना होता है? ये तो परमाणु क्रमांक 16 होता है, भार होता है 32, तो लिख दूंगा 32। फिर ऑक्सीजन O का कितना होता है? क्रमांक 8 होता है और भार होता है 16, और 4 गो है ना, तो 16 गुणे 4। अब इसे 2 एकम 2 हो जाएगा, अब 32 हो जाएगा ये, और 16 चौका 64 हो जाएगा। अब देखिए सब में 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 16 32 और ये 32, यानी HSO का हो जाएगा 1 संबंधे 16 संबंधे 32। ऐसे आप आसानी से इनके भारों का जो अनुपात है वो आप ज्ञात कर सकते हो, तत्वों के भारों का अनुपात, ठीक है। तो यानी जो ये टॉपिक्स था, 2 टॉपिक्स, अणु क्या है और अणु के कौन कौन से प्रकार हैं, तत्वों के अणु क्या होते हैं और यौगिकों के अणु, ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टॉपिक्स जो था पूरा कंप्लीट
हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयन के बारे में कि आखिर में आयन क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए और चीजों को याद करिए, थोड़ा सा बुक रीड करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? जय हिंद।